नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका डेटा साइंस वाले के यूट्यूब चैनल में। आज जो हम करने वाले हैं, जैसे हमने पिछले दो लेक्चर थे डीप लर्निंग सीरीज के, वो थियोरेटिकल थे। आज हम उसका प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो प्रैक्टिकल में हम सबसे पहले सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन की बात करेंगे, जहाँ पे हमारा एक इनपुट लेयर होता था और उसके बाद हम एक आउटपुट लेयर लेते थे, और इसके बीच में कोई भी हिडन लेयर नहीं होती थी। तो हम ये वाला आज पूरा टेस्ट करने वाले हैं। इसके लिए देखिएगा, मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ गूगल कोलैब का। तो जब आप गूगल कोलैब को, मैं समझ सकता हूँ कि आपको आता ही होगा किस तरह से यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम टेंसर फ्लो और एक हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा जनरेट करेंगे, थोड़ी फास्ट प्रोसेसिंग चाहिए। तो यहाँ पे हम जो यूज़ करेंगे वो टीपीयू या जीपीयू का करेंगे। गूगल कोलैब की सर्विस बिल्कुल फ्री है, लिमिटेड है लेकिन फ्री है। तो यदि आप बिगनर हैं, आपकी मशीन उतनी फास्ट नहीं है, तो मैं यही अनुरोध करूंगा आपसे को गूगल कोलैब का यूज़ कीजिएगा। यहाँ पे मैंने आपको पूरी शीट में सारा दे रखा है कि कैसे आप गूगल कोलैब से कनेक्ट कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ। देखिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास क्या होंगी कि हम जो अपनी मशीन को एज ए कंप्यूटर विजन की तरह यूज कर रहे हैं, हम उसको कुछ हैंड रिटन इमेज देंगे, और हैंड रिटन इमेज से हम जानेंगे कि यार ये जो इमेज है इसमें क्या लिखा हुआ होगा। तो बेसिकली जैसे मान लीजिएगा, अगर मैं कहूँ किसी ने थ्री ये लिखा है, कोई थ्री ऐसे लिखता है, किसी का थ्री ऐसा होगा। हैंड रिटन में ना राइटिंग सबकी अलग हो सकती है। ठीक। अब जैसे कि किसी का फाइव ऐसा होता है। ठीक। कोई प्रॉपरली ऐसे फाइव लिखता है, ठीक है, कोई घुमा के ऐसे फाइव लिखता है। ठीक। ये एक ह्यूमन अपने इंटेलिजेंस से तो पता कर सकता है कि ये सारे फाइव हैं। ठीक। लेकिन हो सकता है जो मशीन है वो कंफ्यूज हो जाए कि यार ये सिक्स है, कि ये वाला जो सिक्स है या फाइव है, या ये फाइव है या एस है। तो वो कंफ्यूज हो सकता है। लेकिन हमें अपनी ट्रेनिंग देनी है, हमें ट्रेन करना है सारी चीज़ों को। और एक बार हम कंप्यूटर को ट्रेन कर देंगे तो उसको पता चल जाएगा कि कौन सी इमेज का मतलब क्या होता है। यहाँ पे हम चेक करेंगे। देखिए, हमें क्या क्या करना है, पहले अपना डेटा सेट प्रिपेयर करना है। हम करेंगे टेंसर फ्लो 2x अपना इंस्टॉल करेंगे, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। और उसके बाद हम सिंगल लेयर प्रेसिप्रोन हम का मॉडल लेंगे, और उसको अपने हैंड रिटन जो डिजिट्स हैं जो हमारे पास है, एमनिस्ट का डेटा सेट यूज़ करेंगे, वो ऑलरेडी हमें सारे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम प्लॉट करेंगे कि हमारी जो एक्यूरेसी है वो एज पर पर्टिकुलर इपॉक्स हमारी कैसे जा रही है। उसके बाद हम एवेल्युएट करेंगे, हम समरी जनरेट करेंगे। तो आज का हमारा टास्क इतना होने वाला है कि हम इतनी सारी चीजें करेंगे। सेकंड लेक्चर में हम मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन पे जाएंगे। ठीक है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर, एक जो मशीन है वो कैसे एक इमेज को रिकॉग्नाइज करती है। तो मान लीजिएगा यहाँ पे आपको हाथ से लिखा हुआ 8 मिल रहा है। अभी जो हमारे पास डेटा सेट होने वाला है वो 28 बाई 28 पिक्सल का होने वाला है। 28 बाई 28 का क्या मतलब हुआ? आपका जो इमेज है, मान लीजिए आपके पास एक स्क्वायर कलर का पन्ना है, उसमें 8 लिख रखा है। ठीक। तो जो 8 लिख रखा है ना, इसको पिक्सल में बांट देंगे हम। हर एक सबसे छोटी एंटिटी को कहेंगे हम पिक्सल। सबसे छोटे एरिया जिसको हमारा कंप्यूटर रिकॉग्नाइज कर सकता है उसको हम कहेंगे पिक्सल। अब जो ये पिक्सल है, ठीक है, इसको हम 1 मान लेते हैं। तो ऐसे करके यहाँ पे 28 पिक्सल हो जाएंगे, और वर्टिकली भी हमारे 28 पिक्सल हो जाएंगे। तो इस तरह से बनती है हमारी 28 क्रॉस 28 की इमेज। ठीक। अब जहां पे भी ये 8 लिखा हुआ होगा हमारे अंदर ना, हमारे एक मिनट मैं इसको इरेज करता हूं। तो जैसे कि ये 8 लिख रखा है, तो इस 8 का देखिए, बाकी जो पिक्सल होंगे, हमारे पिक्सल कैसे होते हैं, हमारे पिक्सल में कलर कोडिंग दे रखी होती है। ठीक। यानी कि हर एक शेड का, जैसे लाइटर से हम डार्कर में जाएं तो 0 to 255 शेड्स होते हैं हमारे पास। यानी कि 255 सबसे डार्कर हो गया शेड, बहुत ज्यादा ब्लैक, और 0 हो गया एकदम लाइट, एकदम पूरा चित्त गोरा व्हाइट। ठीक। तो जैसे जैसे हम 0 से 255 की तरह शेड्स बढ़ते रहेंगे, तो उतना वो डार्क होता रहेगा। हम जब पिक्सल में, अभी देखिए ये सारे क्या हैं, लाइटर शेड्स हैं। ये सारे लाइटर हैं, 0 0 0, सबकी वैल्यू 0 आएगी। लेकिन जब एक बार ये यहाँ इनकाउंटर करेगा, ठीक, तो ये कहेगा यार यहाँ पे कुछ शेड नजर आ रहा है मेरे को। तो हो सकता है उसकी शेड की एक रैंडमली सोच लेता हूँ, 161 वाला शेड यहाँ पे नहीं मिला, तो उसके बाद 180 वाला शेड मिला। जैसे जैसे जो इमेज होती है वो डार्क होती जाती है, तो वैसे उससे ज़्यादा शेड मिलता रहेगा उसको। तो ऐसे करके क्लासिफाई करेगा कि यार इन इन पिक्सलों में, कुछ कुछ इन पिक्सलों में हमारे पास एक नंबर आ रहा है, अदरवाइज हमारे जो बाकी पिक्सल थे उनकी जो नंबरिंग है वो 0 0 ही हो रही है।
तो यहाँ से हमने समझा कि किस तरह से इमेज हमारी क्लासिफाई होती है। जैसे आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं, बाकी सारे पिक्सल्स की वैल्यू 0 है, लेकिन जहाँ पे 8 लिखा हुआ है उन पिक्सलों में कुछ सर्टेन एक वैल्यू हमें प्रोवाइड होगी। तो वहां से हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि जो ये इमेज है ये किस चीज की इमेज है। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो हमारा इनपुट होता है ना, वो इनपुट एक फ्लैटेंड मैट्रिक्स होती है। मतलब ऐसे करके दिखा रहा था मैं कि ये इनपुट है, इनपुट के बाद ऐसे करके हमें एक क्लियर देनी है, उसके बाद ये हमारा आउटपुट हो गया। ठीक। तो इनपुट हमारा 28 क्रॉस 28 नहीं था। ठीक है, इनपुट हमारा जैसे कि 5 न्यूरॉन्स थे जो इनपुट मारे थे, या फिर 28 क्रॉस 28 का 784 होता है इनका मल्टीपल, 784। तो हम इनको क्या कर देंगे, फ्लैटन कर देंगे। यानी कि हमने स्क्वायर को फ्लैट करके एक लंबी सी ऐसे करके डंडी दे दी है जो कि 28 मल्टीप्लाई 28 होगी, इसको फ्लैट कर देंगे। तो ये यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, हमने इस इमेज को पूरी जो 28 क्रॉस 28 है, तो इसको 784 पिक्सल में फ्लैट कर दिया है। ठीक। उसके बाद हम अपने फर्स्ट जो लेयर होगा जिसको हम डेंस लेयर कहते हैं, वहां पे इसके अटैच करेंगे और उसके बाद हम आउटपुट लेंगे। क्योंकि जो हमारे नंबर होते हैं वो 0 और 9 तक ही होते हैं, यानी कि टोटल 10 नंबर आते हैं। तो हमारे जो आउटपुट में नंबर होगा आउटपुट का, वो 10 ही हो सकता है। और हम पहले इसको बताएंगे कि इसका मतलब क्या होता है, 8 का मतलब क्या होता है, कौन सी इमेज 8 है। तो हम पहले ट्रेनिंग देंगे और उसके बाद इसकी टेस्टिंग करेंगे कि हमारी ट्रेनिंग कितनी ज़्यादा एक्यूरेट हो रही है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा टेंसर फ्लो का आपको ब्रीफ दे देता हूँ। देखिए, यहाँ पे दो हमारे आर्किटेक्चर यूज हो रहे हैं, टेंसर फ्लो जो कि गूगल द्वारा बनाया गया है, और दूसरा है कैरास। तो कैरास पहले एक ओपन सोर्स कंपनी थी, कंपनी लोग थे जिन्होंने कैरास को बिल्ड किया था। कैरास बहुत ज़्यादा एफिशिएंट था और बहुत ज़्यादा इजी टू कोड था, समझने के लिए बहुत ज़्यादा कोडिंग कोडिंग आपको फ्रेमवर्क बहुत आसान था कैरास का। टेंसर फ्लो का काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, लेकिन उनका जो आर्किटेक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो गूगल ने ही टेंसर फ्लो हमें प्रोवाइड किया था, और उसके बाद गूगल ने उस कंपनी कैरास को हायर कर लिया। तो जो कैरास की जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें हैं वो सारी टेंसर फ्लो के अंदर आपको मिल जाती हैं, यानी कि इजी टू कोड, इजी टू अंडरस्टैंड। तो ये इजीनेस वाली सारी चीजें आपको टेंसर फ्लो में मिल जाती हैं। और टेंसर फ्लो खुद भी गूगल का है, अब तो कैरास भी है। तो टेंसर फ्लो का जो रोबस्ट आर्किटेक्चर था और जो इसके पीछे की मशीन्स वगैरह काम करती थी, ठीक है, तो उसके लिए जो ऑप्टिमाइज चीजें थी तो वो टेंसर फ्लो अपने आप दे रहा है। तो यहाँ पे हम टेंसर फ्लो और कैरास दोनों का यूज करने वाला है। अब हमारा कोड का फ्लो कैसे होने वाला है, देखिए। सबसे पहले हम लोड करेंगे अपना एमनिस्ट का डेटा सेट, एक डेटा सेट जिसमें 6,000 ट्रेनिंग इमेज है, 60,000 ट्रेनिंग इमेज है, और 10,000 टेस्टिंग की इमेज है। फिर उसके बाद हम एक सीक्वेंशियल मॉडल को डिफाइन करते हैं। सीक्वेंशियल मतलब हम एक के बाद अपने मॉडल एक के बाद एक देते हैं ना, जैसे हमने सबसे पहले फ्लैट कर दिया अपना जो इमेज था उसको फ्लैट कर दिया और 784 पिक्सल में ला गए। उसके बाद हम एक डेंस लेयर अटैच करेंगे, उसके बाद हम एक आउटपुट लेयर अटैच करेंगे। ठीक। तो ये सारे क्योंकि एक के बाद एक सीक्वेंस में हो रहे हैं, तो इनको हम कहेंगे सीक्वेंशियल मॉडल। ठीक है। उसके बाद हम कंपाइल करेंगे। कंपाइल का मतलब ये होता है कि इन मॉडल के अंदर हमें कौन कौन सी चीजें कैसी चाहिए वो सारी चीजें हम डिफाइन करेंगे। ठीक है। जैसे कि जो हमारा लर्निंग रेट है वो किस चीज में डिफाइंड होगा, हमने लर्निंग रेट की बात की थी, तो कैसे डिफाइंड होगा। ठीक है। हम लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे इस अपने जब एक बार फ्लो होगा उसके लिए एक इपोक रन होगा, उसका लॉस कैसे क्रिएट कैलकुलेट करेंगे। और हमारी मैट्रिक्स क्या होगी, यानी कि इसके बाद जब हमारा ये मॉडल कंप्लीट हो जाता है तो इसमें कौन सी मैट्रिक्स, हमें एक्यूरेसी चाहिए क्या चाहिए, इसके साथ हमें F1 स्कोर चाहिए क्या चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं जब हम कंपाइल करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम फिट करेंगे अपने सीक्वेंशियल मॉडल को, और उसके बाद हम इवेल्युएट करेंगे, लास्ट में हम अपना रिजल्ट देखेंगे कि हमारा मॉडल ने कैसा परफॉर्म किया है। तो देखिएगा, यदि आपने अभी तक टेंसरफ्लो को इंस्टॉल नहीं किया तो पिप इंस्टॉल टेंसरफ्लो, बहुत ही बेसिक कमांड है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। उसके बाद हम टेंसरफ्लो को एज टी एफ जो इसका एलियस फॉर्म है उसमें करते हैं, और टेंसरफ्लो में से ही इंपोर्ट कर लेते हैं कैरास। ठीक। अब हमने एक बार अपना डेटा सेट लोड करना है, तो यदि आप इतना ही लिखेंगे फ्रॉम कैरास डेटा सेट डॉट एमनिस्ट, तो ये एमनिस्ट का अपना डेटा सेट लोड कर देगा। ठीक। अब इस डेटा सेट में हमने डिफाइन कर दिया कि हमारा एक्स ट्रेनिंग क्या है, टेस्टिंग का डेटा सेट कौन सा होगा। ये ऑलरेडी ये कैरास का ने अपने आप डिफाइन कर रखा है कि हमें इस तरह से हमें ट्रेनिंग और टेस्टिंग को लोड करना है। ठीक। तो सारे डेटा पॉइंट हमारे एक बार लोड हो जाएंगे। तो हम शेप देख लेते हैं। तो देखिएगा हमारा जो ट्रेनिंग का था, ट्रेन का शेप, ठीक है, ट्रेन का शेप क्या है, 6,000 हमारे ट्रेनिंग में जा रहे हैं इमेजेस, 60,000 सॉरी। और उसका जो शेप है वो 28 का है, क्योंकि जो इमेज का साइज क्या है 28 क्रॉस 28 का है। ठीक। वैसे ही करके हम टेस्ट का भी शेप यहाँ पे देख पा रहे हैं। वैसे करके हमारा जो टेस्ट का शेप है वो है 10,000 28 और 28 का। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि हमारा डेटा सेट कैसा लोड हुआ है और उसका शेप क्या है।
ठीक। अब हम जो अपना डेटा सेट है, क्योंकि हम यहाँ पे न्यूमेरिक्स नंबर के ऊपर बात कर रहे हैं, तो हम इसको फ्लोट 32 पे कन्वर्ट कर ले रहे हैं। तो हम ट्रेनिंग और टेस्टिंग का जो डेटा टाइप है उसको चेंज करके फ्लोट 32 कर दे रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पे हमें रिशेप करने की जरूरत सेम उसी वजह से पड़ी, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो न्यूरॉन होगा हम उसको फ्लैट कर देंगे, जो हमारी इमेज होगी उसको फ्लैट कर देंगे। तो 28x28 का नाम मान के हम उसको 784 का एक प्रॉपर फ्लैट एंड स्ट्रक्चर मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको रिशेप कर दे रहे हैं। ठीक। उसके बाद फिर से हम अपना जो न्यूरल नेटवर्क को है उसको हाई प्रिसीजन के लिए हम 4 फ्लॉट 32 में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। अब हमें नॉर्मलाइज करना है सारी चीजें। देखिए, जो भी न्यूरॉन होगा, जो भी इमेज का इनपुट होगा, उसकी वैल्यू 0 से 255 के बीच में आएगी। लेकिन आप जब भी कंप्यूटर के साथ करो, देखो 255 × 255 ये कंप्यूट करने में हमारे प्रोसेसर टीपीयू को थोड़ा समय लगेगा। लेकिन जैसे जैसे नंबर कम होगा, जितना हमारे पास छोटा नंबर होगा उतना उसका प्रोसेसिंग टाइम कम रहेगा। तो इस वजह से हम सारी चीजें डिवाइड कर देते हैं 255 से। ठीक। ताकि जितनी भी हमारी पिक्सल की वैल्यू हो वो 0 और 1 के बीच में रहें। अब यदि हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं तो हमारे पास इतने ट्रेनिंग सैंपल मिल गए और इतने हमारे टेस्ट सैंपल मिल गए। ठीक। और उसके बाद लास्ट में हम इसको वन हॉट इनकोडर में, जो हमारा क्या कहते हैं वाइट ट्रेन और वाइट टेस्ट था, क्योंकि जो हमें आउटपुट चाहिए, आउटपुट हमें केवल 10 ही चाहिए, तो इसको हम वहां से कन्वर्ट कर लेते हैं कि आउटपुट में ये है। अब देखिए, अब आते हैं अपने सीक्वेंशियल मॉडल में। देखिए, सीक्वेंशियल मॉडल जहाँ पे हमारे पास कोई हिडन लेयर नहीं होती वो कहलाती है सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन, जो कि हमारी वीडियो नंबर 1 थी हमारी डीप लर्निंग सीरीज की। तो यहाँ पे हमें क्या क्या करना है, देखिए फ्रॉम हमने इंपोर्ट कर लिया टेंसर फ्लो को एज टीएफ फ्रॉम टेंसर फ्लो डॉट कैरास डॉट लेयर्स। अब हमें लेयर्स ऐड करनी है। तो मैं इसको थोड़ा सा पिक्टोरियली भी समझाता हूँ। अब हमें लेयर्स ऐड करनी है। ठीक है। तो हमारी एक लेयर होगी, वो होगी डेंस लेयर। ठीक है। डेंस लेयर वो लेयर होती है जो सारे डेटा पॉइंट के साथ इंटरकनेक्टेड रहती है। ठीक। सारे डेटा पॉइंट के साथ इंटरकनेक्टेड रहती है वो। ठीक। तो हमने इंपोर्ट कर दिया डेंस, और उसके बाद टेंसर फ्लो डॉट कैरास से हमने इंपोर्ट कर दिया सीक्वेंशियल। ठीक। तो यानी कि यहाँ पे तीन चीजें आ गई। एक होगी हमारी इनपुट लेयर हो गई। इनपुट लेयर हमारी हो गई जिसका साइज है 784। ठीक है। उसके बाद एक आ गई हमारे पास डेंस लेयर, और उसके बाद एक आएगी हमारे पास आउटपुट लेयर। एक आ जाएगी आउटपुट लेयर जिसमें नंबर ऑफ न्यूरॉन्स होंगे हमारे 10 आउटपुट में। ठीक। तो ये तीन चीजें हमने यहाँ डिफाइन करनी है। ठीक। अब हम कैसे डिफाइन करते हैं, जब हमने ये कर दिया तो सबसे पहले हम अपने मॉडल का एक नाम दे देंगे रैंडमली, और उसके बाद हम करेंगे सीक्वेंशियल को कॉल करेंगे। ठीक है। अब हम इस सीक्वेंशियल में, अब फिर उसके बाद जैसे ये मॉडल बन गया, ठीक है, मॉडल डॉट ऐड हमें क्या ऐड करना है, एक डेंस लेयर ऐड करनी है। ठीक है। डेंस लेयर ऐड करनी है जिसमें कि हमारा जो आउटपुट होगा, हमें कितना आउटपुट चाहिए, तो ये आउटपुट है, आउटपुट शेप, तो हमें आउटपुट चाहिए 10 का। हमारा इनपुट का शेप क्या है, 784। ठीक है। आप इनपुट का सिर्फ 784 नहीं दोगे, आप 784 कॉमा और फिर छोड़ देना। ठीक। यानी कि कॉमा जितना भी हो। ठीक। और इसको हमने नाम दे दिया, ये है डेंस लेयर। उसके बाद हमें, आपको याद होगा कि हम लास्ट में एक एक्टिवेशन फंक्शन यूज किया करते थे, ऐसे करके कुछ साइन था एक्टिवेशन फंक्शन का। ठीक है। वो हम यूज कर रहे हैं सॉफ्टमैक्स। तो हमने ये सारी चीजें कर दी, एक बार अपना मॉडल पूरा तरह से यहाँ डेवलप कर दिया, उसके बाद हम मॉडल को कंपाइल करेंगे। ठीक। अब हम कंपाइल कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैं एक बार ये इमेज को फिर से रिड्रॉ करता हूँ। तो मान लीजिएगा ये हमारा इनपुट था, ये आउटपुट है। ठीक। अब जब भी हमें लर्निंग रेट में कोई भी सुधार करना होता था, हमारे जो वेट्स अपडेट होते थे एक लर्निंग रेट के हिसाब से होते थे। अब वो लर्निंग रेट कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा, वो किस पे डिफाइन होता है, तो उसके लिए हम स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट एसजीडी यूज कर रहे हैं। ठीक है। ग्रेडियंट डिसेंट का एक फॉर्म होता है एसजीडी, वो हम यूज कर रहे हैं। ठीक। तो ये लर्निंग रेट हमारी जो हमें कंट्रोल करनी होती है, जब भी हमारे वेट्स जो बैक प्रोपोगेशन के दौरान अपडेट होते हैं, उसके लिए हम करेंगे एसजीडी का यूज। उसके बाद हमारे इसका अब ये एसजीडी का तो करेंगे। अब देखिए आउटपुट और एक रियल आउटपुट लिख देता हूँ यहाँ। ठीक है। मान लीजिएगा इसका आउटपुट 1 आया और रियल आउटपुट था 2। तो इसके बीच में जो लॉस आया, ठीक है, ये लॉस भी हमें पता होना चाहिए कि कितना लॉस आ रहा है। ठीक। तो ये जो लॉस होगा, इसी के बिना पे तो हमारे जो वेट्स होते हैं वो अपडेट होते हैं। इसके लिए हम यूज करेंगे अपना कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। ठीक। तो ये लॉस के लिए हो गया कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। अब लास्ट में हमने जो इवेल्युएट किया, ट्रेनिंग और टेस्टिंग के मॉडल्स को दोनों को चेक किया, इवेल्युएट किया कि यार एक मॉडल सही कर रहा है गलत कर रहा है, तो उसके लिए हमने यूज की एक्यूरेसी।
तो ये तीनों चीज यहाँ से आई है, ड्राइव हुई है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उसके बाद हमें क्या करना है। तो हमने सबसे पहले सिक्वेंशियल अपना मॉडल बिल्ड कर दिया है, मॉडल के बाद उसमें कंपाइलर अटैच कर दिए हैं, मॉडल को कंपाइल कर दिया है। अब उसके बाद कुछ नहीं, हमें मॉडल को फिट कर देना है। ठीक। अब हमें फिट करने के लिए क्या क्या चाहिए, देखिए मॉडल डॉट फिट, अगर आप ये नहीं भी रखते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी इतने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, ये मैं केवल लॉग कर रहा हूँ यहाँ मॉडल को। तो अब हमें क्या करना है, इसी मॉडल डॉट फिट में हमें एक्सट्रेन देना है अपना वाइट रेंज जो हमारे पास ऑलरेडी है, बैच साइज जो हमारा बैच का साइज होगा, यानी कि एक बारी में कितनी आपकी इमेजेस जाएंगी, क्योंकि सारी इमेजेस एक बारी में नहीं देख सकते। ठीक, इसको ऐसे समझिए, मान लीजिएगा आपके पास टोटल 100 डेटा पॉइंट्स हैं। ठीक है, 100 इमेजेस हैं। आप 100 को एक बारी में ना भेज के आप क्या कर रहे हैं, आपने 10-10 का ग्रुप बना दिया कि 10 तू एक बारी में जा, 10 तू एक बारी में जा, तो जो 10-10 आप भेज रहे हैं वो हो गया इसका बैच साइज। ठीक। तो टोटल बैचेस भी 10 बने और टोटल बैच का साइज भी कितना है, 10 है इस केस में, 100 के एग्जाम्पल में। और जब एक बार सारे बैचेस कंप्लीट हो गए, पूरे 100 के 100 डेटा पॉइंट्स एक बार गुजर गए, उसको कहेंगे कि एक इपक कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक। तो वैसे ही करके 30 बार हम इपक्स यूज कर रहे हैं, ताकि हमारी जो ट्रेनिंग होगी वो हमारे बेहतर से बेहतर हो पाएगी। ठीक है। उसके बाद आता है वैलिडेशन स्प्लिट, यानी कि हमने जो डेटा होगा उसमें 20% हमने वैलिडेशन के लिए रख दिया है, अपना जो जो भी डेटा दे रहे हैं हम 20% वैलिडेशन के लिए रख रहे हैं, और बाकी हम ट्रेनिंग के लिए रख रहे हैं, क्योंकि हमें वैलिडेट करना है ना, हमें बार बार एक्यूरेसी भी चेक करनी है। उसके बाद एक आता है कॉल बैक। कॉल बैक का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये होता है कि यदि हमारा जो एक्यूरेसी है ना, एक बार 98 एक्यूरेसी मान लीजिएगा पहुंच गई, अब 98 के बाद वो बढ़ ही नहीं रही, लेकिन फिर भी हम जबरदस्ती लगे हुए हैं, या फिर घट रही है 98 के बाद, एक्यूरेसी घटने लगी एक समय के बाद, हमारे नंबर ऑफ वक्त, तो हमारा क्या ट्रेनिंग टाइम भी कंज्यूम हो रहा है, हमारी जो मेमोरी भी हो रही है वो कंज्यूम हो रही है। तो इससे बचने के लिए हम कॉल बैक का यूज कर रहे हैं, करते हैं। तो इसको इस वजह से हमने टेंसर बोर्ड कॉल बैक का यूज किया है। अब अगर मैं इसको रन करा के देखूँ आप, ठीक है, तो देखिए पहला इपॉक रन हुआ जिसमें 365 इंटू 365 में से 375 में से 375 सारे रन हो चुके हैं। ये टाइम दिखा रहे हैं लॉस, कह रहा है इस समय इतना लॉस है, एक्यूरेसी इतनी आ रही है, वैलिडेशन लॉस इतना है और वैलिडेशन की एक्यूरेसी इतनी है। ठीक। अब यहाँ पे आप देखिएगा, अगर मैं ये वाली एक्यूरेसी की बात करूँ तो ये धीरे धीरे करके इंप्रूव हो रही है। ठीक। 97 हो गई, अब 91 एक्यूरेसी हो गई। ठीक। लास्ट वाले में 91.35, ये इतनी ज्यादा एक्यूरेसी इसको मिल गई। ठीक। अब मैं यहाँ पे कोई भी पैरामीटर्स अपने ट्विक कर सकता हूँ, तो इन पैरामीटर्स में से बैच साइज चेंज कर सकते हैं, इपॉक्स चेंज कर सकते हैं, वैलिडेशन भी, सारे कुछ भी चीज चेंज कर सकते हैं। अब मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं इनको ना वैलिडेशन और इसका ना एक प्लॉट बना रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने कहा कि ये सिंपल से हम मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट का यूज कर रहे हैं और हम सारे पैरामीटर्स को प्लॉट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यदि एक्यूरेसी और इपॉक्स के बारे में बात करूँ, ठीक है, देखिए जैसे जैसे मेरे नंबर ऑफ इपॉक्स बढ़ रहे थे, ठीक है, और ट्रेनिंग में देखते हैं तो मेरे एक्यूरेसी बढ़ रही है, लेकिन यहाँ से देखिएगा एक पॉइंट के बाद मेरी एक्यूरेसी कम होने लग जा रही है। ठीक। तो मुझे ऐसा ऑप्टिमाइज्ड नंबर ढूंढना होता है इपॉक्स का, जहाँ पे मेरा मेमोरी यूटिलाइजेशन भी सही हो और एक्यूरेसी भी सही आए। वहीं अगर मैं टेस्ट की बात करूँ तो टेस्ट देखिए, टेस्ट अभी भी काफी ज्यादा अच्छा, और हम इपॉक्स बढ़ा देते तो और अच्छा परफॉर्म कर लेता। अब इसके साथ मैंने लॉस और इपॉक्स के बारे में भी बात की है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इपॉक्स बढ़ रहे हैं मेरे लॉस कम हो रहा है, दोनों में, ट्रेनिंग में भी टेस्टिंग में भी। यहाँ से हमें ये जानकारी मिली। अब हम करेंगे मॉडल को इवेल्युएट। ठीक। तो टेस्ट लॉस और टेस्ट एक्यूरेसी, मॉडल डॉट इवेल्युएट, यहाँ पे हमने अपना डेटा डाल दिया टेस्ट का। ठीक। तो यहाँ पे देखिएगा, मैं इसको फिर से रन कर देता हूँ, तो हमारा जो लॉस है वो 0.30 का है, एक्यूरेसी हमारी 91 है, याद रखिएगा टेस्ट की बात कर रहा है। ठीक। यदि मैं मॉडल, इसी तरह आप ट्रेनिंग की भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे ट्रेन एक्सट्रेन वाई ट्रेन रखना है, ट्रेनिंग की निकल जाएगी। अब मुझे इस मॉडल की समरी चाहिए। ठीक है, समरी चाहिए। ठीक है, तो समरी का मतलब क्या है कि जो हमारे पास एक डेंस लेयर था, ठीक है, जो हमने बनाई थी डेंस लेयर सिक्वेंशियल मॉडल के अंदर, आउटपुट का हमारे पास शेप क्या है, ये है, और नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं 7815। तो यहाँ से आपको मॉडल की ओवरऑल समरी यहाँ पे मिल जाएगी। अब लास्ट में आता है मॉडल का कॉन्फ़िगरेशन, कि मॉडल की कॉन्फ़िग क्या है। तो मॉडल डॉट गॉट गेट अंडरस्कोर कॉन्फ़िग से आप मॉडल की कॉन्फ़िगरेशन जान सकते हैं। देखिए मॉडल कैसा था, सिक्वेंशियल था। लेयर कौन सी थी, हमने केरास की लेयर यूज की थी। ठीक है। सबसे पहली वाली लेयर कौन सी होती है, हमारी इनपुट लेयर थी। उसका शेप क्या था, हमारा नन कॉमा 784। ठीक। जब हम वहां पे इनपुट का साइज देते हैं वो तो हम देते हैं 784 कॉमा नन। ठीक है, कुछ नहीं लिखते यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, नन कॉमा 784। तो ये ठीक है, और डेटा टाइप हमने फ्लोट 32 में कन्वर्ट किया था, बाकी चीजें। अब अगली लेयर देखिए कौन सी आई, केरास डॉट लेयर, तो ये एक होगी इनपुट लेयर। ठीक है, इसने डेंस लेयर मान ली, ठीक है, इसको नाम दिया डेंस लेयर। इसका
इसने डेटा टाइप कितना दिया, फ्लोट 32। अब इसने बैच का इनपुट, इसमें क्या इनपुट जा रहा है, इसमें यही तो इनपुट जा रहा है, तो इसने ये इसको इनपुट दे दिया। ठीक, एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा यूज हुआ है हमारे पास, सॉफ्ट मैक्स, ये यहाँ पे हमें दे रखा है। हाँ, तो ये बेसिकली हमारा तरीका है कि हमने कैसे हमने पता किया कि कौन सा इनपुट है कौन सी, तो यहाँ पे सारी चीजें मिल जाएंगी जितनी हमें मॉडल के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानकारी चाहिए होती है। अगला जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो कोडिंग का ही होने वाला है, और यहाँ पे हम इसमें मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन की बात करेंगे। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, यदि पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डेटा साइंस वाले को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।